हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, दैट इज़ मेडाइवल सोसाइटी, यूरोप एंड इंडिया। तो मध्यकालीन जो समाज था उसमें यूरोप और इंडिया के बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो देखिए, इस प्रेजेंट चैप्टर में हम मेन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। लगभग 4 टॉपिक हम कंप्लीट इसमें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ मेडाइवल सोसाइटी इन यूरोप। आप नाम देखिए, इसमें लिखा हुआ है यूरोप एंड इंडिया, ठीक है, और मेडाइवल सोसाइटी। तो सबसे पहले हम यूरोप की सोसाइटी को ही पढ़ेंगे कि मध्यकालीन समय में यूरोप के अंदर सोसाइटी कैसे थी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कंडीशन ऑफ वीमेन प्लस पीजेंट्स, किसान वगैरह और महिलाएं जो थी वहाँ पर समाज में, उनकी कंडीशंस क्या थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन मेडाइवल पीरियड। मध्यकालीन भारत का कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती थी समाज में, ये सब हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लास्ट है कंडीशन ऑफ जो यहाँ पर था, इसी की तरीके से इंडिया में पीजेंट्स, स्लेव्स एंड वीमेन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले। कौन से? यूरोप के अंदर सोसाइटी कैसी थी और कंडीशन कैसी थी, ठीक है। सेम इंडिया में ऐसे ही, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम इस चैप्टर में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों को, तो टोटल हमारे पास 4 टॉपिक ये बन जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले है द सोशल स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का। अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो उसका सामाजिक स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड होता है? उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट पे, कि कहाँ पर सोसाइटी रिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर पहाड़ है या कहाँ पर प्लेन एरिया है, कहाँ पर प्लेट्यूज है, ठीक है, कोस्टल एरिया, हर जगह पर जो सोसाइटी है वो अलग अलग तरीके से रहती है। कहीं पर विलेज होंगे, कहीं पर शहर होगा, ठीक है। बट ये जो टाइम जैसे जैसे जाएगा, डेफिनेटली सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आते रहते हैं विद टाइम। 100 साल में भी चेंज, हर 2 साल में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है सोसाइटी में, ठीक है। और ये सब चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? ये एक सोसाइटी होने की वजह से ही चेंज होते हैं, ठीक है। उनकी नीड्स, क्योंकि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से, ठीक है। भाई, जो भी चेंज हुआ समाज में वो किसके हिसाब से हुआ? हमारी नीड्स की वजह से, कि सोसाइटी की नीड थी। तो टाइम के साथ इस चेंज को करना बहुत ही जरूरी था, अदरवाइज सोसाइटी वहां पर फ्लोरिश अच्छे से नहीं करती, ठीक है। इसके बाद देखो, हिस्ट्री इज द साइंस ऑफ स्टडिंग दीज चेंजेस। हिस्ट्री क्या सिखाता है हमें? इन सभी चेंजेस को पढ़ना। जैसे आप पढ़ते हैं एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि एक प्राचीन काल में ऐसे था, मध्यकालीन में ये हुआ और मॉडर्न टाइम में ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है? बेसिकली चेंजेस कैसे हुए, क्या क्या चेंजेस आए, किसने वो चेंजेस किए, ये सब डिटेल में हम इसमें पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। दूसरा, हमें इसके अंदर पता चलता है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या था हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, अलग अलग कंटिनेंट्स में, डेफिनेटली वो तो है ही। फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जैसे पहले सिंपल सोसाइटीज का मतलब कैसे है? पहले के जो बहुत ही एंशियंट लोग थे, उसके अंदर वो अपनी गुफाओं में रहते, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बसे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, सोसाइटीज सिविलाइजेशंस में बदलने लगी, जो हम चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो ये सब हम हिस्ट्री के अंदर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर जो है एंशियंट पीरियड का, आपको पता है पहले बहुत ही सिंपल था। स्टार्टिंग में जब एंशियंट पीरियड था उसमें सोशल स्ट्रक्चर क्या था? सिंपल। लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगा मेडाइवल टाइम्स तक। मध्यकालीन समय आया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई, और यूरोप के अंदर जो मेडाइवल पीरियड है उसको हम डार्क एज भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि यूरोप के अंदर मेडाइवल पीरियड का दूसरा नाम क्या है? वो है डार्क एज। क्या है भाई? डार्क एज, ठीक है। इसको नोट कर ले फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो पीरियड है इसको डार्क एज क्यों बोलते हैं? क्या इसका रीजन था? इसका सबसे पहला रीजन था कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वीक लोगों का, या फिर वीक जो भी ग्रुप्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। किनके द्वारा? पावरफुल लोगों के द्वारा। तो सबसे पहला रीजन क्या आ जाएगा भाई? एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक। तो आपसे अगर रीजन पूछ ले कि वाई मेडाइवल पीरियड इन यूरोप इज कॉल्ड डार्क एज, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वास्ट स्टेट्स थी, बड़े बड़े जो घराने थे, राज घराने वगैरह, राजा वगैरह, वो धीरे धीरे डिक्लाइन में होने लगे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो लोकल लेवल पे जो सरकारें थी, जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते हैं, वो यहाँ पर ड्यूटीज राजा की तरफ से करने लगे। इसका मतलब क्या है कि पहले टॉप पे राजा अपना काम अच्छे से करता था,
जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों को सभी आवश्यकताएं उनको प्रोवाइड करना। लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े किंगडम समाप्त होने लगे तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो लोकल लेवल पे सरकारें थी, जो जमींदार थे या फिर जो गांव में जैसे सरपंच थे, तो वो सब अपनी मनमर्जी से काम करने लगे राजा की जगह पे। ठीक है, तो इनका जो रूल था वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर से नहीं था, ये सभी एक्सप्लॉयटेशन से अपना काम करते थे और दूसरा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। ठीक है, दैट्स द रीजन कि भाई इस टाइम को क्या बोलते हैं, डार्क एज। क्या बोलते हैं भाई, डार्क एज। और दूसरी तरफ इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस इस समय हो रहे थे यूरोप के अंदर और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में भी, क्योंकि इंडिया में मेडाइवल टाइम में अराइवल होता है इस्लाम का, एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो अगर इंडिया में पूछ लिया जाए कि इस समय क्या हो रहा था, तो इंडिया में हो रहा था एडवेंट ऑफ इस्लाम। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मेडाइवल हिस्ट्री इंडिया में, तो ये उसी से ही पार्ट है। मेडाइवल सोसाइटी इंडिया में उस समय क्या था, एडवेंट ऑफ इस्लाम स्टार्ट हुआ। यूरोप के अंदर उस टाइम पे क्या था, डार्क एज। ठीक है, कन्वर्जन्स टुक प्लेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम ऑल्दो इट वाज ओनली पार्शियली सक्सेसफुल। देखिए, एक्सपेंशन के लिए कन्वर्जन हो रहे थे उस समय, अलग अलग देशों पे कब्जा हो रहा था, लड़ाइयाँ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी उस टाइम पे मेडाइवल सोसाइटी में। और इंडियन पीपल स्ट्रांगली रेजिस्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स, जो विदेश से आक्रमणकारी आए थे उनके साथ इंडियन जो सोसाइटी थी या इंडियन रूलर्स और वेरियस पीपल वो रेजिस्ट भी कर रहे थे, वो फाइट बैक कर रहे थे। ठीक है, ताकि वो अपनी सोसाइटी को बचा सके। ये सब इंडिया के अंदर हो रहा था। ठीक है, यूरोप के अंदर उस टाइम पे क्या था, डार्क एज। ऑलराइट, इसके बाद देखिए यूरोपियन सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब आपसे आ जाता है सबसे पहले कि भाई सोसाइटी डार्क एज, ठीक है, एक डार्क एज हम ओवरऑल कंप्लीट पीरियड को बोल देते हैं कि डार्क एज था, लेकिन कितने पार्ट्स में यूरोप की सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो मेनली 3 क्लासेस में यूरोप की सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक है, फर्स्ट क्लास को हम बोलते हैं क्लर्जी। तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, भाई 3 पार्ट्स में, पहली चीज ये। ठीक है, इनका आप लिखेंगे सबसे पहले भाई कौन सा, क्लर्जी। ठीक है, इसके बाद क्लर्जी का काम क्या था, टू सर्व गॉड एंड टेक केयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द चर्च। तो मेनली क्लर्जी लोग किसको संभालते थे भाई, चर्च को, चर्च के जो कंप्लीट कार्यभार को क्लर्जी के लोग संभालते थे। ठीक है, इनका मेन काम होता था भगवान को सर्व करना और चर्च का कार्यभार संभालना, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसको, रिलीजन को रन करने के लिए, चर्च को रन करने के लिए, उन सबको मेंटेन रखना, ये काम हो गया क्लर्जी का। ठीक है, दूसरी क्लास थी फ्यूडल लॉर्ड्स। तो भाई दूसरी क्लास कौन सी हो जाएगी, फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी समाज को प्रोटेक्ट करने की, यानी जो फाइटर्स वगैरह थे, एक टाइप से इंडियन सोसाइटी में जिनको क्षत्रिय बोला जाता था एंशिएंट टाइम्स में, वो यूरोप के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स था, उनका काम था सोसाइटी को यहाँ पर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, थर्ड क्लास जो थी वो थी कॉमन पीपल की। कॉमन पीपल, इनका काम क्या होता, लिविंग के लिए मींस प्रोवाइड करना, दोनों अपर क्लासेस को, यानी क्लर्जी को भी, और दूसरा फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए जो लोग काम करते थे ताकि वो इन सब चीज़ों को मेंटेन रखें, उनको बोला जाता है कॉमन पीपल। दैट इज थर्ड क्लास इन द यूरोपियन सोसाइटी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो डिवीजन था, क्या ये किसी राजा ने किया या किसी पर्टिकुलर इंसान ने, तो उनकी तरफ से यूरोप के अंदर ये बोला जाता है कि इट इज़ डिवाइडेड बेस्ड ऑन डिवाइन विल, यानी भगवान की मर्जी से, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ये डिवीजन चलता आ रहा है। और डिवाइन विल यानी भगवान की मर्जी से ये 3 क्लासेस इन्होंने वहाँ पर डिवाइड अपनी कर रखी थी। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि हर एक क्लास का अपनी पोजीशन है, अपना एक काम है, और वो सभी अपनी पोजीशन और काम से सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनको नाम ले दिया गया कि आप डिवाइन पावर से, आपका ये काम दिया गया है स्टार्टिंग से, आपको यही काम करना होगा, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी उस टाइम पे कर लिया। ठीक है, देयरफॉर ईच क्लास believed that God has given birth to the people of particular class with the qualities worthy of that class। तो घूम फिर के डिवाइन विल क्या बोलती है कि भाई भगवान ने वो सभी गुण उस पर्टिकुलर क्लास के लोगों को दिया कि वो वह काम कर सके जो उस क्लास का काम है। एग्जाम्पल के तौर पे कि क्लर्जी क्या करता है, चर्च को संभालता है। ठीक है, तो क्लर्जी लोग जो जिस क्लास में पैदा हुए, ये डिवाइन विल के थ्रू बताया गया उनको कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भगवान ने पहले से ही डाल दी जिसके लिए आप चर्च को रन कर पाएंगे, इसीलिए आपका काम ही क्या है, चर्च को रन करना। ठीक है, तो ये सब लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। तो जो कॉमन क्वालिटीज़, पर्सन विद कॉमन क्वालिटीज कैन नीदर बिकम प्रीस्ट नॉर फ्यूडल लॉर्ड। कॉमन क्वालिटीज मतलब जो लोग कॉमन पीपल थे, जिनके अंदर नॉर्मल अपनी कॉमन क्वालिटीज जो आम जनता में पाई जाती है, उस समय ये बताया जा रहा है, तो ना ही वो क्लर्जी बन सकते थे यानी प्रीस्ट, और ना ही वो फ्यूडल लॉर्ड बन सकते थे यानी वो अपर क्लास, या कह सकते हैं वो राजा एक टाइप से बन सकते थे। ठीक है,
तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था यूरोप का। इसको एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज क्लर्जी, जिसका काम था चर्च के ऑर्डर को संभालना। सेकंड वाज योर फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनका काम था सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। थर्ड वाज कॉमन पीपल। और इन तीनों क्लासेस का डिवीजन किस बेस पे था? डिवाइन विल। डिवाइन विल पे बेस था, यानी भगवान ने इनको वो क्वालिटीज दी हैं जिससे ये इस क्लास में पैदा हुए हैं, ठीक है। ऐसा उस टाइम पे बोला गया लोगों को, ठीक है, ताकि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कि वो इसके खिलाफ आवाज ना उठाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लर्जी। सबसे पहले क्लर्जी सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी सोसाइटी में। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इस टाइप से क्लर्जी का एक पहनावा रहता था उस सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। और उनका यूरोपियन सोसाइटी में काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उनका काम था सर्विस ऑफ गॉड इन द चर्च। क्यों था भाई इन्फ्लुएंस? क्योंकि इनका काम क्या था भाई, जो चर्च है उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करना टू गॉड, सर्विस ऑफ गॉड। और भगवान की जो सर्विस करते हैं उनको उस टाइम जो सोसाइटी में लोग थे वो ज़्यादा और ज़्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है। द कैथेड्रल और चर्चेज वर प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस। तो यूरोपियन सोसाइटी का मेन रिलीजन क्या था, ये आपको पता है, क्रिश्चियन, ठीक है। इनका मेन पूजा घर क्या कहलाता था? कैथेड्रल और चर्चेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्रिश्चियंस कहाँ पे पूजा करते थे? तो कैथेड्रल और चर्चेज में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चेज यूरोप के अंदर खोली गई। तो वेरियस नंबर्स, क्योंकि जैसे आप इंडिया का जो एंशिएंट या मेडाइवल टाइम्स अगर आप पढ़ते हैं तो वेरियस जितने भी राजा थे वो कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बनाते थे, टेम्पल्स, मॉस्क या वेरियस रिलीजियस प्लेसेस वो बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे यूरोप में क्या ज़्यादा चीज़ें बिल्ड हो रही थी, वो थी चर्चेज अलग अलग पार्ट्स में। और चर्च को संभालने का काम किसको दिया गया? फर्स्ट क्लास को, दैट इज योर क्लर्जी क्लास, ठीक है। अब इनमें से देखिए जो चर्चेज थी वो भी अलग अलग प्रकार की थी। कोई स्मॉल चर्च है, कोई बहुत ही बड़ी चर्च है, ठीक है। कुछ चर्च जो है इतनी बड़ी होती थी कि दैट रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज तक उनके पास होती थी, मतलब आसपास के कई गांवों तक उनकी जमीन होती थी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए चर्च है, आसपास की बहुत सारी जमीन उनके पास होती थी, बहुत सारी ई स्टेट की प्रॉपर्टी उनके पास होती थी। कैथेड्रल है बेल वॉज रंग टू कॉल पीपल टू प्रे। अब इसके अंदर क्या होता था, चर्च के अंदर या कैथेड्रल के अंदर एक बेल को रंग किया जाता था, एक बेल बजाई जाती थी जिससे लोगों को बुलाया जाता था कि आइए भाई आप अभी प्रेयर कीजिए। इस बेल का एक काम और था कि अगर खतरा है गांव पे या उस एरिया में तो वो बेल बजाई जाती थी अवेयर करने के लिए, ठीक है। अब साउंड जो है, यानी बिलीव दैट साउंड ऑफ द बेल हैड पावर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड घोस्ट्स। और ऐसा तक बोला गया कि जो ये बेल है इसके अंदर पावर है आपको स्टॉर्म्स और घोस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। यानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेल ने, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी के अंदर, बेसिकली चर्चेज के अंदर, ठीक है। क्लर्जी वर अ टाइप ऑफ लैंड ओनर। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो क्लर्जी लोग थे उनका मेन काम था चर्च को संभालना, यानी रिलीजियस पीपल बेसिकली। लेकिन क्या ये सिर्फ अपना रिलीजन से जुड़े हुए थे? नहीं, ये एक टाइप से लैंड ओनर के तौर पे भी काम करते थे, ठीक है। लैंड ओनर के तौर पे भी काम करते थे, यानी बेसिकली जमींदार के तौर पे। इनका जमींदार के तौर पे क्या काम होता था? जमींदार के तौर पे ये इनकम लेते थे उस जमीन से, यानी जो ये चर्च है इसके आसपास की जितनी जमीन है ये चर्च की हो गई, यानी यहाँ से इनकम जनरेट की जाती थी, किसके द्वारा? क्लर्जी लोगों के द्वारा, ठीक है। इनकम यहाँ से जनरेट की जाती थी फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। डेफिनेटली सरकार इनसे नहीं ले रही है टैक्स, ये अपने पर्सनल काम के लिए जो है यहाँ से रुपए कलेक्ट करते थे, इनकम कलेक्ट करते थे। मैनी स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स आल्सो टुक लोन्स फ्रॉम देम। अब उनके पास सरकार उनसे टैक्स नहीं ले रही है, इनकम बहुत सारी है, क्योंकि जो बड़ी चर्च उसके पास आसपास की बहुत सारी जमीन है, तो उनसे कई बार लोन भी सरकार ले लेती थी, या फिर जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो प्रोटेक्ट करते थे सोसाइटी को वो भी उनसे लोन मांग लेते थे। यानी क्लर्जी क्लास यूरोप की एक वन ऑफ द वेरी प्रोस्परस और वेरी स्ट्रॉन्ग क्लास थी, ठीक है। उनका बहुत तगड़ा दबदबा था वहां पर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। इससे आप ये खुद गैस कर सकते हैं इस चीज को देखते हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लर्जी जो थे वो कैथेड्रल में तो रहते ही थे, बहुत बड़ी बड़ी कैथेड्रल्स होती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। इसके अलावा ब्यूटीफुल पैलेसेस वो बनाते थे,
वो सिल्क के कपड़े, जैम्स या हॉर्सेस वगैरह अपने पास रखते थे, बिल्कुल राजाओं की तरह वो रहते थे अपने एरिया में। वाई? क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई, उनके पास खुद का काम है, खुद की इनकम है, सरकार उनसे रुपए नहीं ले रही है, सिर्फ लोन के तौर पे ले रही है, वो उनको वापस मिलेगा विद इंटरेस्ट। सो डेफिनेटली दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है। इसके अलावा सीनियर क्लर्जी, देयर वाज अनदर कैटेगरी ऑफ क्लर्जी। देखिए अभी हमने क्लर्जी की भी कैटेगरी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि सभी क्लर्जी लोग इतने पावरफुल थे, क्लर्जी में भी वैरायटी थी। जैसे हमने जिनके बारे में पढ़ा वो थे सीनियर क्लर्जी, जो पावरफुल थे, जो रिच थे, जिनके बड़े बड़े पैलेस होते थे, हॉर्सेज वो रखते थे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद आती थी सेकंड कैटेगरी इसी में, वो थे जूनियर क्लर्जी, जूनियर्स इनके, ठीक है, जूनियर्स, ठीक है। इट वॉज द कस्टोडियन ऑफ स्मॉल चर्च। अब इनके पास अगर कैथेड्रल था यानी लार्ज चर्चेज, इनके पास थे स्मॉल चर्चेज, ठीक है, छोटे साइज के चर्चेज इनके पास थे, ओके। ज्यादातर वो गांव में ही होते थे, दूर दराज के गांव में। और सन्स ऑफ ऑर्डिनरी पीजेंट, मेनली ये वहीं के गांव के जो सरपंच है या वहाँ के गांव के जो किसान हैं, उन्हीं के ही बच्चे होते थे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते या थोड़ा बहुत उनको रूल्स रेगुलेशन पता था, तो उनको उन स्मॉल चर्चेज का क्या बना दिया जाता था, क्लर्जी, ठीक है। लेकिन वो इतने पावरफुल और इतने अमीर नहीं थे, रीजन बीइंग वहाँ से इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल था उस गांव से, ठीक है। और उसी गांव के होते हुए ना ही वो एज ए एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे उस गांव से इनकम जनरेट कर सकते थे। एंड गांव का डिस्टेंस इतनी दूर था कि वहाँ से राजा है या कोई फ्यूडल लॉर्ड है वो भी उनसे जाके कंसल्ट नहीं करेगा या उनसे जाकर लोन नहीं लेगा, ठीक है। सो इनमें भी एक डिवीजन था सोसाइटी में, दे वर रिच एंड पावरफुल, दे वर लाइक कॉमन पीपल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लर्जी। अभी देखिए इन देयर चाइल्डहुड लिटिल मनी दे टुक अ वो टू सर्व द चर्च। अब हम किन की बात कर रहे हैं, जूनियर क्लर्जीज की, ठीक है, कि वो कैसे एक किसान का बच्चा कैसे जो है चर्च को सर्व करने लगा, जो कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि डिवाइन विल से बताया गया था कि आप क्लर्जी, आप कॉमन पीपल और आप फ्यूडल लॉर्ड्स। लेकिन हाउ दे कम टू दिस फील्ड, ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रुपया पैसा देके उन्होंने शपथ ले ली थी कि वो सदा किसकी पूजा करेंगे या किसकी सेवा करेंगे, चर्च की। और छोटी छोटी चर्चेज, मतलब अपना चर्च में जाके छोटा छोटा काम करना उन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, ठीक है। और जब वहाँ गांव में जब कभी चर्च बनती तो उनको वो काम आता था, तो उनको चर्च का कार्यभार संभाल दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम हाउस, हाउस के अलावा दीज प्रीस्ट ऑल्सो हैड सम लैंड। अब ऐसा नहीं है कि इन प्रीस्ट्स के पास कि सिर्फ ठीक है एक घर है वहाँ पे अपना चर्च संभाल रहे हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन भी होती थी, ठीक है, इनके पास खुद की एक ज़मीन होती थी, ओके। अब कितना टैक्स देना होता था, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई उस टाइम पे पीजेंट्स को कितना टैक्स देना होता था, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 1/10 ऑफ देयर इनकम टू द चर्च। रिमेंबर दिस, चर्च को 1/10 टैक्स दिया जाता था। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लर्जी लोग इनकम जनरेट करते थे गांव से, अब कैसे जनरेट करते थे, 1/10 टैक्स दे आर गेटिंग फ्रॉम विलेजर्स, ऑलराइट। अनलाइक सीनियर क्लर्जी, यानी सीनियर क्लर्जी के विपरीत जूनियर क्लर्जीज ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, सीनियर क्लर्जी ज़्यादा एजुकेटेड होते थे, ये बात सिंपल है। दे वर एग्जामाइंड बाय द हाई प्रीस्ट बिशप। देखिए ये आ सकता है एमसीक्यू कि हाई जो प्रीस्ट है, सबसे ऊपर के जो प्रीस्ट हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन में सोसाइटी में सबसे ऊपर के प्रीस्ट हैं, उनको बोला जाता था बिशप, ठीक है। बिफोर बीइंग ऑर्डेन्ड टू द चर्च दिस एग्जाम वाज ओनली इन नेम। अब देखिए हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे जूनियर क्लर्जी के बारे में, राइट। अब जूनियर क्लर्जी की स्टोरी इन शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ आपको क्या क्या हमने पढ़ा, कि वो गांव के ही लोग होते थे ज़्यादातर किसी पीजेंट के, लेकिन उन्होंने कभी शपथ ली थी कि हम चर्च की सेवा करेंगे, तो उनको वहाँ गांव में कभी चर्च बनी अगर तो उनको काम दे दिया जाता था। लेकिन वो काम ऐसे नहीं मिलता था कि आपने काम किया है चर्च में, आपने शपथ ली है तो आप ही संभालिए, ऐसे ऐसे अनेकों बच्चे होंगे उस गाँव में, ठीक है। उनका टेस्ट लिया जाता था जो बड़ा प्रीस्ट था बिशप के द्वारा, वो नाम का टेस्ट था बस, ठीक है, क्योंकि उनको पता था किस व्यक्ति को चर्च देना है, वो पहले से ही वो डिसाइडेड रहता था, प्री डिसाइडेड, क्योंकि उनके पास 1/10 इनकम भी आएगा, ठीक है, वो भी उनसे लेना है, ठीक है। तो ये सीनियर क्लर्जीज का ही मेनली दबदबा था। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि क्लर्जी क्लास का दबदबा पूरे यूरोप में था, लेकिन क्लर्जी क्लास में किसका दबदबा था, सीनियर्स का, और सीनियर में भी किसका, बिशप का, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली क्लर्जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दिस प्रीस्ट कुड ईदर नीदर राइट नॉर स्पीक लैटिन, कौन सी लैंग्वेज, लैटिन। इवन फॉर प्रेयर्स दे यूज्ड ओनली द लोकल लैंग्वेज। अब जो जूनियर्स हैं
वो लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करते थे मेनली, क्योंकि वो गांव के लोग हैं। लैटिन भाषा उनको आती नहीं थी सबको गांव के अंदर, क्योंकि वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज डायलेक्ट्स वहाँ पर बोला जाता होगा। ठीक है, ये जो जूनियर्स थे ये गाँव में ही रहते थे। कहाँ पर रहते थे? पीजेंट्स के तरीके से गाँव में ही रहते थे, नॉर्मल किसान की तरह ही काम करते थे, चर्च के काम के अलावा बाकी जो दिन बच गया। ठीक है, जैसे इसके अलावा कहाँ कहाँ पर उनको बुलाया जाता था गाँव में, फिर उनका काम क्या था? अगर वो किसान की तरीके से ही रह रहे हैं, उनकी ज़्यादा पावर नहीं है, तो काम क्या था? काम वही था जैसे नॉर्मली किसान के तरीके से काम करे, लेकिन अगर किसी का जन्म हुआ, किसी की मैरिज है, किसी की मृत्यु हुई, तब उनको बुलाया जाता था कि आप आइए, आप इस काम को कीजिए। ठीक है, आप पूजा पाठ जो करना है मैरिज में, जो बर्थ में, जो डेथ के टाइम, वो सब काम इनका होता था गांव के अंदर। बस ये जूनियर क्लर्जी की पावर थी ओनली। ठीक है, ज़्यादा वो पावरफुल नहीं थे, पावरफुल तो सीनियर ही थे। ठीक है, सीनियर अपने जूनियर्स को भेज देते, अगर ऐसा कोई काम होता भी मैरिज का या इस टाइप का, सीनियर सिर्फ उसी के मैरिज में जाते मेनली। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो अमीर रिच पीपल है, उनकी मैरिज या उनके बर्थ जब होता था उनके घर पे, तब वहाँ पर पार्टिसिपेट करते, बिकॉज दे वर गेटिंग मोर इनकम देयर, राइट। सम क्लर्जी यूज टू रेंट चर्चेज, कुछ क्लर्जी यहाँ तक कि चर्च को ही रेंट पे दे देते थे रुपए कमाने के लिए। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर को भी बेचते। ठीक है, चर्च के सामान को भी बेच देते थे, क्योंकि आई टोल्ड ना कि सीनियर क्लर्जी ही रिच था, बाकी सभी नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। गरीबी उन्होंने भी देखी होगी। ठीक है, बेशक वो चर्च का काम कर रहे थे, टैक्स आ रहा था, बट दे वर नॉट सो पावरफुल एंड रिच। ठीक है, कुछ पीपल जो है गैम्बलिंग में भी उतर जाते थे, और कुछ जो है रोल्स वगैरह में वहाँ पर इंडल्ज हो जाते थे। तो ओवरऑल ये है कि जूनियर क्लर्जी की हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर हालत पढ़ ली। जूनियर क्लर्जी का अगर हम देखें पूरा कंप्लीट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से, सो दे वर लिविंग लाइक नॉर्मल पीजेंट्स, भाई किसान के तरीके से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। उनके पास ज़मीन होती थी, ठीक है, वो अपना वहाँ पर काम करते, लेकिन उनकी वैल्यू क्या थी गाँव में एज ए क्लर्जी? तो वो डेथ, बर्थ और मैरिज वगैरह में उनको बुलाया जाता था, ये उनकी वैल्यू थी एज ए क्लर्जी के तौर पर। अदरवाइज दे वर कॉमन पीपल फ्रॉम विलेज। ठीक है, भाई वो एक कॉमन व्यक्ति ही थे गाँव से, बस यहाँ पर उनकी वैल्यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। दैट्स द रीज़न कि उनको विलेज के अंदर एक क्लर्जी कैटेगरी में डाल दिया जाता था, कि इस व्यक्ति को नॉलेज है इस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगली क्लास, दैट इज फ्यूडल क्लास। ये सेकंड क्लास है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है डेफिनेटली। इनका काम होता था न्याय प्रोवाइड करना और लोगों की सुरक्षा करना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ये आम जनता के जस्टिस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, राजा से डाउन इनका रैंक होता था, और इसके अलावा उनको प्रोटेक्ट करने का रहता था। इनके पास क्या क्या होता था इन सब के अलावा? भाई इनके पास ज़मीन होती थी, ज़मीन के अधिकार होते थे, बेसिकली ज़मींदारी अधिकार। ज़मींदारी अधिकार क्या क्या पावर देता था इनको? टैक्स कलेक्ट करने का, प्लस एग्रीकल्चर का पावर, यानी इनके अंडर स्लेव्स काम करते होंगे, बहुत सारे व्यक्ति काम करते होंगे। ठीक है, इसके अंडर और सारी सब क्लासेस भी काम करती थी। ठीक है, मेनली अगर रूलिंग क्लास की बात करें तो यही थी। ठीक है, फ्यूडल क्लास ही थी। देखिए, राजा राजा होता है, वो बात सही है, लेकिन उसके बाद अगर कोई रूलिंग क्लास थी यूरोप के अंदर तो वो थी फ्यूडल क्लास। कौन सी? फ्यूडल क्लास। ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स वर कॉल्ड काउंट्स और लॉर्ड्स। अगर इनके बाद जो बड़े जमींदार थे, भाई ये तो हैं ही, इनके अलावा जमींदार जो बाकी जमींदार थे उनको बोला जाता था काउंट्स और लॉर्ड्स। तो ये एग्जाम में आ सकता है, काउंट्स और लॉर्ड्स। ठीक है, ओके। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि काउंट्स और लॉर्ड्स किनको बोला जाता था? जो जमींदार थे, बड़े जमींदार थोड़े से। ठीक है, इसके अलावा उनके ऊपर आते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनका काम होता था जस्टिस और सुरक्षा प्रोवाइड करना, और इसके अंदर उनके पास ज़मीन होती थी जहाँ से वो वेरियस पावर्स अपनी प्राप्त करते थे। ठीक है, अब बचपन से उनको क्या सिखाया जाता था? जैसे क्लर्जी को बचपन से क्या सिखाया जाता था? भाई आप मंत्र सीखिए, आप चर्च के काम सीखिए सब, लेकिन फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या सिखाया जाता था? यहाँ पर हम बात करेंगे भाई फ्यूडल लॉर्ड्स की। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या सिखाया जाता था बचपन में? सबसे पहले उनकी फिजिकल एबिलिटी इंक्रीज की जाती थी, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द सोसाइटी। दूसरा, क्विक जजमेंट, भाई डिसीजन मेकिंग उनका बेटर किया जाता था, और ऑर्डर देने का काम उनको सिखाया जाता था, और ओबीडियंस यानी राजा का जो काम है उसकी पालना करना उनको सिखाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा उनको एजुकेशन में क्या क्या सिखाया जाता था? वॉरफेयर, लड़ाई, हंटिंग एंड हॉर्स राइडिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ों की शिक्षा उनको दी जाती थी। और फ्यूडल लॉर्ड्स जस्टिस कैसे प्रोवाइड करते? क्या ये हर जगह जा सकते थे? नहीं, इसके लिए इन्होंने अपने कोर्ट्स बना रखे थे। कोर्ट में लोग अपना न्याय मांगने आते और ये उनको न्याय प्रोवाइड करते थे। ठीक है,
इसके अलावा इनके पास प्लेटून होती थी सोल्जर्स की, जिनका काम होता था लड़ाई में पार्टिसिपेट करना, मतलब एक पूरी सेना होती थी इनके पास, जो राजा का अगर कहीं पर युद्ध है या इनका आपस में कोई युद्ध है तो उसके लिए एक इनके पास खुद की एक आर्मी होती थी। देखिए डिफरेंस क्या है क्लर्जी और फ्यूडल क्लास में। फ्यूडल क्लास रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड है, तो उनके पास आर्मी नहीं थी, उनके पास टैक्स की पावर थी, रुपया पैसे बहुत था, ठीक है। सीनियर्स के पास, बिशप्स के पास मेनली, कैथेड्रल को जो रन करते थे, जूनियर्स के पास ज़्यादा नहीं था। जूनियर्स अपना वही खेती ही करते थे नॉर्मली, कभी कभी बस कहीं पे बर्थ मैरिज या डेथ का सीन है तो वहाँ अपना इनका मेन रोल होता था जूनियर्स का। लेकिन इनके पास लड़ाई करने की शिक्षा इनको दी जाती थी, ऑर्डर वगैरह ही देते थे और जस्टिस प्रोवाइड करते कोर्ट में। इसके अलावा इनके पास एक छोटी सी आर्मी होती थी अपनी खुद की, डिपेंडिंग ऑन कितना इनके पास ज़मीन है, कितना इनके पास एरिया है, उसके हिसाब से आर्मी होती थी, माइट भी लार्ज आर्मी भी होती थी, ठीक है। और उस ज़मीन को राजा क्या करता, फ्यूडल लॉर्ड्स में बांट देता था, दे मेड देम लैंड ओनर्स, ठीक है। अब देखिए जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो क्या करते थे, मान लीजिए एक फ्यूडल लॉर्ड के पास इतनी सारी ज़मीन है, बहुत सारी, लेट्स सपोज 2-3 स्टेट्स हमारे इंडिया की उतनी ज़मीन है, तो उनको वो अलग अलग ज़मींदारों में बांट देता। उन ज़मींदारों को हम क्या बोलते थे, काउंट्स और लॉर्ड्स, यानी वेरियस लॉर्ड्स में उस ज़मीन को बांट देते। वो लॉर्ड्स किसके लिए काम करते थे, फ्यूडल लॉर्ड के लिए, और फ्यूडल लॉर्ड किसके लिए काम करता था, राजा के लिए, ठीक है। रिमेंबर दिस, अकेला इतना बड़ा एरिया संभालना बहुत टफ है, ठीक है, तो उसके अंडर भी बहुत सारे ज़मींदार लोग काम करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो छोटे जमींदार थे फ्यूडल लॉर्ड के अंडर काम करने वाले, वो उनको बदले में क्या देते हैं, मिलिट्री सर्विस, ठीक है। मिलिट्री सर्विस मतलब जो जमींदार है उसका काम ये नहीं है कि सिर्फ जमीन को संभाल लीजिए, भाई फ्यूडल लॉर्ड ने आपको जमीन दी है आप यहाँ से टैक्स दो, नहीं, ये अपनी आर्मी भी रखते थे प्लस राजा को टैक्स भी देते थे। राजा को मतलब बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड को, और फ्यूडल लॉर्ड किसको टैक्स देता, राजा को, ठीक है, यानी किंग को ये टैक्स देता। ये एक स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, फ्यूडल सोसाइटी या फ्यूडल लॉर्ड्स का, ठीक है। अब जब इनको आर्मी प्रोवाइड करनी है तो इसके लिए इनको एक मिलिट्री कंटिजेंट, एक छोटी सी मिलिट्री अपने एरिया में रखनी होगी। हम किन की बात कर रहे हैं, जमींदारों की। और कौन से जमींदार, जो फ्यूडल लॉर्ड के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने जमीन बांट दी कि आप ये एरिया रखिए, ठीक है। द लाइफ ऑफ फ्यूडेटरीज वॉज प्रोस्परस, डेफिनेटली वो जमींदार भी अच्छी खासी पावर एंजॉय करते थे, बहुत अच्छी उनकी लाइफ थी, बड़े बड़े पैलेस में वो रहते थे, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल क्लोथ्स और बहुत सारी ज़मीन उनके पास थी, बहुत सारे सर्वेंट उनके पास काम करते थे, ठीक है। और द ई स्टेट ऑफ स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स वर कॉल्ड फीफ और मैनर्स, रिमेंबर दिस, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर भी दो ग्रुप हो गए, एक फ्यूडल लॉर्ड्स जो लार्ज जमीन रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं भाई, बहुत सारी जमीन, ठीक है। एक फ्यूडल लॉर्ड जो थोड़ी जमीन रखे हुए हैं, जैसे क्लर्जी के अंदर दो टाइप्स थी। स्मॉल वाले का नाम आप याद कर लीजिएगा, स्मॉल वाले को हम बोलते हैं भाई फी फॉर मैनर्स, क्या बोलते हैं, फी फॉर मैनोर्स, ठीक है। तो ये हो गए स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके पास जमीन कम है। लार्ज वालों को हम बोलते हैं काउंट्स और लॉर्ड्स, ठीक है। इसमें जमींदार भी इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। मैनोर कंसिस्टेड ऑफ, अब एक मैनोर के पास क्या क्या होता था भाई, अगर ये जमीन कम रखता है, इनकी तरह से प्रोस्परस नहीं है, बड़े बड़े पैलेस में नहीं रहता, बहुत सारी मिलिट्री नहीं है इनके पास, तो इनके पास क्या है, देखिए इनके पास एक फोर्ट होता था, किला होता था छोटा सा, और कुछ एकड़ की जमीन होती थी, कुछ 100-200 एकड़ की जमीन मान लीजिए होती थी, उनके पास हजारों में होती थी, थाउजेंड्स, इनके पास हंड्रेड्स में जमीन। उनके पास पैलेस होते थे, इनके पास फोर्ट, एक किला होता था, ठीक है, उसको सुरक्षा करनी होती थी, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा स्टोरी के तरीके से पढ़ें कि मान लीजिए कोई मूवी है, उसमें आपने देखा होगा क्या होता था, मान लीजिए एक ये ज़मीन है, इस पे कोई अटैक करने आया, तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक किला है, पहले इस पे अटैक होगा, यहाँ का कोई हेड होगा, उसको बोलते थे भाई मैनोर, ठीक है। उसकी एक आर्मी होती थी, वो इस किले को बचाएगा। लेट सपोज ये किले को नहीं बचा पाया, आगे आए, तो एक बड़ा पैलेस आएगा, उस पर अटैक होगा, फिर राजा के पास। तो ये सिस्टम ही था यूरोपियन सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे, ठीक है, कि विलेज वगैरह है या छोटे शहरों तक तो हो गए स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके अंदर जो चर्च हैं उनके अंदर व्यक्ति क्लर्जी हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद लार्ज, उसके बड़े स्केल पे आगे फ्यूडल लॉर्ड्स, और लास्ट में किंग, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड थे मैनोर्स की, यूज टू गेट स्लेव पीजेंट्स टू डू एग्रीकल्चर। अब बेशक वो स्मॉल जमीन थी उनके पास, ठीक है, स्मॉल लैंड्स इन अमाउंट ऑफ हंड्रेड्स, लेकिन उनके पास फिर भी सर्वेंट्स होते थे, क्योंकि गांव के लोग उनके लिए खेती में काम करते थे, क्योंकि गांव वालों के पास जमीन खुद की नहीं होती थी, वो काम तो जमींदार के लिए ही करते थे। ये जो छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो जस्टिस भी प्रोवाइड करते डेफिनेटली, और मिलिट्री असिस्टेंस तो हमने बात कर ही ली कि मिलिट्री भी उनके पास थोड़ी छोटी अमाउंट में थी, तो प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है। लेकिन उनके फोर्ट्स बहुत ही सिंपल वगैरह होते थे,
उनकी तरह बड़े बड़े पैलेसेस नहीं होते थे, ठीक है, रिमेंबर दिस, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस उनके पास नहीं थे, ठीक है। हर बाहर की दुनिया की उनके पास लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी, जासूस उनके लिए काम करते थे, मिलिट्री उनके पास थी छोटी सी, ठीक है। इसके अलावा क्लॉथ भी बहुत बेटर पहनते थे, ठीक है, और आसपास अपने माला और रिंग्स वगैरह पहन के रखते थे नेक पे, ताकि लोगों को लगे कि ये व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल है और रिस्पेक्ट उनको पे की जाती थी उसके हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा जो लड़ाई झगड़े हैं वो सब करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करना, सर्वेंट्स को पीटना, ये सब काम मेनली जो एक्सप्लॉयटेशन का काम है वो ये करते रहते थे, ठीक है। सोसाइटी आपको पता ही है कैसी थी। थर्ड कैटेगरी इज कॉमन पीपल। क्या है भाई? कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल की बात कर लेते हैं। थर्ड क्लास है, ठीक है। ये कह रहा है कि क्लर्जी और फ्यूडल लॉर्ड्स के अलावा हमारे पास एक क्लास और है, और उस क्लास का नाम है कॉमन पीपल, ठीक है। इस क्लास का मेनली काम क्या होता था कि अपर क्लासेस के लिए सेवा करना, ठीक है, अपर क्लासेस की सेवा करना, जैसे उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना, उनके फूड आइटम्स प्रोवाइड करना, ये सब दो चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास का काम क्या था? प्रे करना। सेकंड क्लास का काम क्या था? उनकी सुरक्षा करना। तो जो थर्ड क्लास का था उनका काम था सेवा करना, किनकी? अपर क्लासेस की। जैसे हमने पढ़ा कि क्लर्जी के पास भी बहुत सारे लोग थे, काम करते थे उनके लिए ज़मीन पे, सीनियर क्लर्जीज की हम बात कर रहे हैं। जूनियर्स के पास भी कुछ एक दो व्यक्ति थे। सेम फ्यूडल लॉर्ड्स के पास भी मिलिट्री थी, सर्वेंट्स थे जिनको जस्टिस प्रोवाइड करते वो। तो ये सब कौन थे लोग? ये सब लोग कॉमन पीपल ही थे, ठीक है, कॉमन पीपल में ही आते थे। और इनका मेन काम क्या होता था? एग्रीकल्चर। भाई उस टाइम पे जो मेडाइवल सोसाइटी थी उसका मेन काम क्या था? एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में ही शामिल थे। रीज़न, हर व्यक्ति के पास, चाहे वो क्लर्जी है, चाहे वो फ्यूडल लॉर्ड है, सबसे बड़ा धन क्या था भाई? ज़मीन। क्या था भाई सबसे बड़ा धन? ज़मीन, ठीक है। तो भाई ज़मीन जब इनके पास सबसे बड़ा धन था तो उस पर इनकम जनरेट करने का क्या तरीका होता है? सिंपल तरीका इज एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई? एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी के अंदर इनका कैसा क्या सिस्टम था रुपए कमाने का, क्या सब ये इकोनॉमिकली करते थे। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है मेडाइवल टाइम्स में। अब अगर एग्रीकल्चर है तो कौन होगा भाई? पीजेंट्स होंगे, किसान होंगे, जो ब्रेड, मीट या लेदर का काम करके सेवा करते थे, किनकी? लैंड ओनर्स की, जमींदारों की, फ्यूडल लॉर्ड्स की, राजा की, क्लर्जी की, इन सब की, ठीक है। लेकिन ये जितना भी काम था, ये क्या कमाई इनकी होती थी अकेले? नहीं, ये सब भी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाती थी? जमींदार की। क्योंकि जमींदार इनको बोलता था कि भाई मेरी ज़मीन है, मैंने आपको एक काम दिया है, तो आप मेरे लिए ही काम कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देवर नॉट ओनली पीजेंट, देवर स्लेव्स, ठीक है। वो स्लेव्स के तरीके से काम कर रहे थे, वो लैंड ओनर्स के लिए उनकी ही ज़मीन पे काम करते थे, ठीक है। अब ज़मीन दी जाती थी खेती करने के लिए उनको, कि भाई आप आइए, आप मेरी ज़मीन पे खेती कीजिए एज ए स्लेव्स के तौर पे। बोलने को पीजेंट्स बोल रहे हैं बट मेनली स्लेव्स जैसा ही काम था, ठीक है। उसमें से उस किसान को थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 kg अनाज हुआ, लेट सपोज, उसमें से उसको 10 किलो अनाज दे दिया, बाकी 90 का 90 जमींदार रख लेता था। 90 के अलावा उससे वर्क भी करवाता स्लेव के तौर पे, अपने पैलेस का वर्क भी करवाता, अपने फोर्ट का वर्क भी करवाता, उसको मिलिट्री में भी बुला लेता अगर ज़रूरत पड़ी तो सोसाइटी में कॉमन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ही था। वो ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे उस समय, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक 1/10 जो हिस्सा है वो चर्च को टैक्स जाता था, ये हमने पढ़ लिया था पहले भी, ठीक है। और इसके अलावा छोटी सी उनकी झोपड़ी होती थी जिसमें वो अपने एनिमल्स को, अगर उनके पास कोई एनिमल है तो उसको भी रख लिया, बांध लिया साइड में, ठीक है। रेनी और विंटर सीजन में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स थी उनके घर में। और मेनली देखो यही बात मैंने बोली थी आपको कि बोलने को पीजेंट्स है बट मेनली उनकी जो लाइफ थी वो स्लेव्स के तरीके से ही थी, ज़्यादा कोई प्रोस्परस लाइफ उनकी थी नहीं एक्सप्लॉयटेशन के अलावा, ठीक है। दे कुड नॉट इवन मैरी ऑफ देयर चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ लॉर्ड्स। अगर जमींदार ने परमिशन नहीं दी तो वो अपने बच्चों की शादी तक भी नहीं कर सकते थे, पहली चीज। इससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और क्या। दे कुड नॉट लीव द मैनर ऑफ द लॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड। वो जमींदार के एरिया को छोड़ भी नहीं सकते थे विदाउट परमिशन, ठीक है। ना ही वो उसके एरिया को छोड़ सकते हैं, ना ही वो उसके लिए काम को छोड़ सकते हैं, ना ही वो अपने बच्चों की मैरिज कर सकते हैं, और ना जाने कितने रीजंस और भी होंगे इसके अलावा। तो दे वर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ पीजेंट्स, दे वर लिविंग द लाइफ ऑफ स्लेव्स। वो
नौकरों का ही जो बिल्कुल स्लेव्स की जो ज़िंदगी थी उससे भी बुरी हालत में उनका एक्सप्लॉयटेशन यूरोप के अंदर हो रहा था। ठीक है, दैट्स द रीज़न इसको हमने क्या बोला है, डार्क एज, इसलिए हम इसमें डार्क एज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए फार्मिंग। तो ठीक है, फार्मिंग तो वो कर रहे थे किसकी ज़मीन पे, ज़मींदार की ज़मीन पे डेफिनेटली। इसके अलावा ज़मींदार के लिए और भी काम करने होते थे और उनके लिए उसको पेमेंट नहीं मिलती थी, उसके लिए इनको पेमेंट नहीं मिलती थी। अच्छा, इंडिया में इस सिस्टम को क्या बोलते थे, इंडिया में इस सिस्टम को बोलते थे बेगार। क्या बोलते थे, बेगार। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया है बेगार क्या होता है। ठीक है, बेगार होता है वह काम जिसमें पेमेंट ना मिले। ठीक है, यानी पेमेंट लेस वर्क, स्लेव्स एक टाइप से। ठीक है, इस वर्क में फोर्स लेबर, या इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर। ओके, एंटायर फैमिली को भी काम करवाया जाता था। ठीक है, उनको लिए आटा चक्की वगैरह, आटा पीसना मालिक के लिए। ठीक है, फिर ब्रेड बनाना, क्योंकि वहाँ पर ब्रेड का ज़्यादा सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब भी काम उनको करने पड़ते थे अपने ज़मींदार के लिए, अपने मालिक के लिए। ठीक है, ये उनकी लाइफ थी। अब आ जाइए, सोसाइटी में सुपरस्टिशंस भी थे बहुत सारे। सुपरस्टिशन यानी जो अंधविश्वास हैं वो भी यूरोपियन सोसाइटी में बिल्कुल थे। ठीक है, अब विलेजर्स के लिए देखिए, चर्च और मिरेकल यानी जादू होना या चमत्कार होना, वो कॉमन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा मतलब वो मानते थे कि हाँ चर्च है तो ये चमत्कार हुआ, या ये चमत्कार इसीलिए हुआ। ठीक है, इस सब में वो बिलीव करते थे। ठीक है, पीजेंट जो किसान थे वो पवित्र जल को छिड़कते थे। ठीक है, अपनी क्रॉप्स पे, अपने एनिमल्स पे। ये तो चलिए हर कंट्री के अंदर होता है। ठीक है, वाइज क्लर्जी वर अपोज्ड टू सुपरस्टिशंस एंड मिरेकल्स। कुछ क्लर्जी लोग ऐसे थे जो थोड़े बहुत वाइज थे। देखिए, सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं। मान लीजिए 100 क्लर्जी हैं तो उनमें से 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो ज़्यादा थोड़े से एडवांस थिंकर्स होंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपोज किया इन चीज़ों को कि भाई ये सब क्या करते हो आप, ठीक है, जो है बी प्रैक्टिकल। लेकिन उनका लिमिटेड ही इन्फ्लुएंस था, लोग उनकी ज़्यादा इस चीज़ में मानते नहीं थे। ठीक है, फिर कि हमें बदलना है, वो सुपरस्टिशन में ज़्यादा बिलीव करते थे सोसाइटी के लोग, यूरोपियन सोसाइटी के। अब बैप्टिज्म का पानी, जो पवित्र पानी है, बैप्टिज्म देखते हैं। बैप्टिज्म क्या होता है, रिलीजियस बात। देखिए, आपने देखा होगा रिलीजियस बात किया जाता है हर देश में, पवित्र पानी में स्नान किया जाता है, हर देश में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर बेसिकली जो बात किया जाता है पवित्र, उसको बोलते हैं बैप्टिज्म। यानी क्रिश्चियंस जो लोग स्नान करवाते हैं, पवित्र स्नान, उसका शॉर्ट में नाम रख दिया गया है बैप्टिज्म। तो पेपर में अगर आ जाए कि बैप्टिज्म क्या है, तो बैप्टिज्म जो है एक रिलीजियस बात है क्रिश्चियनिटी में, सिंपल। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में जिस स्नान को पवित्र स्नान कहा जाता है उसको हम बैप्टिज्म कहते हैं। अब आ जाइए, मेडाइवल यूरोप में किसानों की क्या सिचुएशंस थी। वैसे तो हम मोस्टली पढ़ चुके हैं, बट दोबारा से देख लेते हैं। इकोनॉमी डेफिनेटली किस पे बेस्ड थी भाई, एग्रीकल्चर पे। जो कंप्लीट इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी भाई, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इसके अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यानी ज़मीन। ज़मीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, लेकिन ज़मीन किसके हाथ में होती थी, किंग। किंग जो है कंप्लीट मोनोपोली रखता था पूरी ज़मीन पे। अभी तक हम क्या देख रहे थे भाई, क्लर्जी, इसके अलावा हम देख रहे थे फ्यूडल लॉर्ड्स, लेकिन पूरी ज़मीन किसकी है, पूरा देश किसका है, किंग मोनोपोली। वो किसी से भी छीन सकता था, किसी फ्यूडल लॉर्ड से भी, किसी क्लर्जी से भी, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल था ज़मीन का। ठीक है, वो अपनी ज़मीन को किसके पास डिस्ट्रीब्यूट करता, फ्यूडेटरीज के पास, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स के पास। और फ्यूडेटरीज किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो ज़मीन को, स्मॉल ज़मींदार्स के पास, स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स के पास। ठीक है, और उनसे किनको ज़मीन मिलती काम करने के लिए, पीजेंट्स को। याद रखिएगा, मालिक नहीं, काम करने के लिए ज़मीन मिलती थी पीजेंट्स को। ठीक है, अब पीजेंट्स की भी बहुत सारी कैटेगरी है। ओके, कुछ पीजेंट जो खुद की ज़मीन रखते थे, भाई हो सकता है कोई बहुत छोटा सा गांव है जिसमें ज़मींदार के पास 20-30 एकड़ ज़मीन थी, 2-4 घर वहाँ उस गांव में थे। ज़मींदार दयालु है, उसने 2-2 एकड़ सभी को ज़मीन दे दी कि भाई ठीक है, 20 एकड़ मेरी, 2-2 एकड़ आपकी सबकी। तो कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास ज़मीन थी, उनको बोला जाता था इंडिपेंडेंट पीजेंट। भाई वो अपनी मर्जी से अपने खेत में काम करते थे, ये तो ट्रुथ है। ठीक है, बट उनकी मात्रा बहुत ही स्मॉल थी कंट्री में, बहुत ही कम, वेरी रेयर। ठीक है, ज़्यादातर किसान जो है सेमी एग्रीकल्चरिस्ट थे। सेमी एग्रीकल्चर मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड की ज़मीन पे जाके काम करते थे। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है, बेसिकली जो अपनी ज़मीन पे जाके काम कर रहा है। लेकिन सेमी एग्रीकल्चरिस्ट क्या है कि काम तो ज़मीन पे ही कर रहे हैं, खेती खेती का ही काम कर रहे हैं, बट किसकी ज़मीन है वो, फ्यूडल लॉर्ड की। सो दैट्स द रीज़न वो सेमी एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे। तो एग्जाम में 2 चीज़ आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पे कि पीजेंट्स के 2
क्या नाम है दो टाइप के पीजेंट्स के। वन इज योर इंडिपेंडेंट पीजेंट, ठीक है, जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी। दूसरे हैं आपके फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए जो काम करते हैं, यानी सेमी एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। वो अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। कुछ हिस्सा वो अपना जमीन लॉर्ड को दे देते, और न्यू ओनर बिकेम द ओनर ऑफ दीज सेमी स्लेव्स। बेसिकली सेमी स्लेव्स जैसी जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि दूसरे के लिए काम करते थे। कुछ हिस्सा इनको मिल जाता, उसमें से 1/10 ये चर्च को अपना टैक्स दे देते थे, बाकी जमींदार रख ही लेता था, ठीक है। इसके अलावा दे कुड नॉट लीव द लैंड और गो एनीवेयर एज इट वाज कंसिडर्ड इलीगल। डेफिनेटली गांव को नहीं छोड़ सकते थे, और ना ही ज़मीन को छोड़ के जा सकते थे, क्योंकि इलीगल था ये। इलीगल क्यों? क्योंकि वो किसके कंट्रोल में थे भाई? फ्यूडल लॉर्ड और क्लर्जी के कंट्रोल में थे, ठीक है। वो इनके कंट्रोल में थे, तो वो नहीं जा सकते थे। हम बात कर रहे हैं सेमी एग्रीकल्चर्स के। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विलेन, ठीक है। अब दे वर सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। मैनी प्रोवर्ब्स पर प्रिवेलेंट इन यूरोप सच एज द ब्रेन ऑफ द पीजेंट इज मेड ऑफ स्टोन। अब उस टाइम पे बहुत सारी मुहावरे लोकोक्ति बोली जाती थी, बहुत सारी कहावतें फेमस थी, ठीक है। किसान इतने कमज़ोर थे उस समय कि यहाँ तक कि बोल दिया जाता था कि जो पीजेंट का दिमाग है वो पत्थर का है, मतलब वो अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे कि क्यों ना वो प्रोटेस्ट करें इस अत्याचार के खिलाफ, जैसा कि आप बहुत सारी क्रांतियों में, रिवोल्यूशंस में आप देखते हो, ठीक है। तो ये सब भी बोला जाता था। यानी यहाँ से आप एक गेस कर सकते हैं कि यूरोप के अंदर कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, सोसाइटी किस हद तक बिल्कुल डार्क एज जी रही थी। हम डार्क एज ही बोलते हैं इस मेडाइवल सोसाइटी को, ठीक है। फिफ्थ चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो है लाइफ इन क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि क्रिश्चियन धर्म प्रिविलेंट था यूरोप के अंदर, तो मेनली क्लर्जी का इनका काम रहता था चर्च को संभालना या कैथेड्रल को संभालना। अब क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज जो होती थी, उनमें कैसी लाइफ थी एक्चुअल में? जो क्रिश्चियंस जो रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी? देखिए यहाँ पर है, मोनेस्टिसिज्म फ्लोरिश्ड इन यूरोप। 3rd से लेकर 6th सेंचुरी के टाइम पे जो है मोनेस्ट्री सिस्टम आ गया था। इंडिया में भी मोनेस्ट्रीज होती थी, बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पे भी और उससे पहले भी, ठीक है। बहुत सारी जो मोनेस्ट्रीज थी यूरोप की मेडाइवल सोसाइटी में ओपन की गई। इसके अंदर कौन रहते थे भाई? मोंक्स रहते थे। कौन रहते थे भाई? मोंक्स, जो साधु संत थे, जो उनके क्रिश्चियनिटी के जो प्रीस्ट थे, वो रहते थे इन मोनेस्ट्रीज में। यानी क्या करते वहाँ पर भाई? मेडिटेशन, पूजा पाठ या जो भी उनको सीखना होता वहाँ पर वो अपना करते थे, ठीक है। ये मोनेस्ट्रीज बिल्कुल एकांत में भी नहीं होती थी, इनके पास भी बहुत सारी ज़मीन होती थी, ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते थे। भाई क्लर्जी के पास तो उनके पास गांव है, आसपास है, लेकिन इनके पास सिर्फ ज़मीन, अपना एक इंडिपेंडेंट इन्होंने रोल प्ले कर रखा है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। हर एक मोनेस्ट्री के अंदर क्या होता है? एक प्रेयर का हॉल होता है जहाँ प्रेयर करते, आसपास फील्ड्स होते, गार्डन होते और बार्न्स होते थे जहाँ पर वो अपना खेती वगैरह करते, या फिर अपना फूल पौधे, फ्रूट्स या जो भी करना होता उनको करते थे, ठीक है। उनकी लाइफ बहुत ही बिजी थी। स्पेशल वर्शिप एक मिडनाइट की जाती थी, ठीक है, रात को 12 बजे, ठीक है, विच वॉज अनाउंस्ड बाय बिग बेल रिंगिंग इन द मोनेस्ट्री। बेल बजाया जाता था मोनेस्ट्री में। आफ्टर वर्शिप मॉन्क्स यूजुअली फॉल असी, दोबारा सो जाते थे रात को मिडनाइट में पूजा करके। एक स्पेशल चीज़ है जो मोनेस्ट्री में की जाती थी, मिडनाइट प्रेयर, ठीक है। उसके बाद ये सो जाते थे अपना प्रेयर करके वापस से, ठीक है। मॉर्निंग में उठते तो वापस अपनी मॉर्निंग की प्रेयर में वापस शामिल हो जाते थे। मेनली इनका काम था पूजा पाठ का ही, ठीक है। मोनेस्ट्री में ज़्यादातर जो पूजा पाठ में ही ये बिलीव करते थे। आफ्टरनून तक वो अपना किस में टाइम व्यतीत करते भाई? स्टडी कर लेते थे, या आपस में जो है डिस्कशन कर लिया, कंटेम्पलेशन यानी कुछ इश्यूज है उन पर चर्चा कर ली, ठीक है। और कोई रिलीजियस चीज़ उनको पढ़नी हो पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद रेस्ट लेके लंच के बाद दे और इसके अलावा और क्या काम था उनका? वही कॉपिंग द बाइबल। जो बाइबल बुक है, जो पवित्र ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी का, उसको कॉपी करना। कॉपी मतलब उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो अपने हाथों से लिखते रहते हैं। वाई? बिकॉज पेजेस खराब होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अलावा गार्डन में काम करना, फिशिंग, लेदर ड्राई करना, मूर्तियाँ बनाना, ब्रेड बनाना, ठीक है। प्रेइंग के बाद अपना सोना और फूड लेना इवनिंग में, जो नॉर्मल एक व्यक्ति का काम है वो सब अभी चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अबोट रन द मोनेस्ट्री। कौन रन करता था इस मोनेस्ट्री का? हेड कौन होता था? उसको बोलते थे भाई अबोट। रिमेंबर दिस नेम, अबोट, ठीक है। अबोट के नीचे असिस्टेंट होते थे, उनके असिस्टेंट अबोट्स, जो उनको असिस्ट करते थे, ठीक है। और फ्यूडल लॉर्ड्स के तरीके से काम करते थे, क्योंकि इनके पास भी क्या थी भाई? पावर। तो एज ए फ्यूडल लॉर्ड के तौर पे ये काम करते थे। इनके पास काफ़ी अच्छी पावर थी मोनेस्ट्री के अंदर, ठीक है। लाइफ इनकी भी लग्जूरियस थी, चीज़ें थी इनके पास, भाई ज़मीन है, गार्डन है, प्रेयर का हॉल है, रूम है, सोने के लिए खाना मिल रहा है, तो एक लग्जूरियस लाइफ ही जी रहे हैं। बट इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था। एक चीज़ थी इनके पास अलग से, वो है कोड ऑफ कंडक्ट, कि मोनेस्ट्री में अगर आपको रहना है तो आपको एक सिंप्लिसिटी से रहना होगा। नन और मोंक्स, मोंक्स मैन हो गए, नन्स जो है फीमेल थी, उनकी मोनेस्ट्री में कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर रहना पड़ता था।
ये सब आपने अगर इंडिया में पढ़ा है तो आपने बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे एक। बुद्धिज्म में भी पढ़ा होगा कि संघ बोलते थे, उस ग्रुप में रहने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उसके अंदर जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता था। देयर लाइफ वॉज बेस्ड ऑन कुछ डिसिप्लिन से उनको रहना पड़ेगा, ठीक है। और बट देयर मोनेस्ट्रीज वर नॉट प्रोस्परस एज मोनेस्ट्रीज ऑफ द मोंक्स। नन्स की अगर मोनेस्ट्री की बात करें, मोंक्स की मोनेस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ी सी डाउन थी प्रोस्परस लाइफ। मोंक्स की मोनेस्ट्री ज़्यादा राइट्स एंजॉय करते थे, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली वी कैन से। महिलाओं की लाइफ कैसी थी मेडाइवल यूरोप में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखिए वैसे तो महिलाएं जो फ्यूडल क्लास से बिलोंग करती थी यानी सेकंड क्लास से, उनकी लाइफ बहुत ही लग्जूरियस थी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो खुद रिच हैं, प्रोस्परस हैं, टैक्स कलेक्शन का पावर है, ज़मीन है, तो उनकी लाइफ ये लग्जूरियस बता रहे हैं, ठीक है। तो वो किस चीज़ में विलीन रहती थी, वो डेकोरेशन वगैरह करना या गेम्स खेलना डिफरेंट अपने घर में, ठीक है। अब अगर उनके हस्बैंड अपसेंट हैं, बाहर गए हैं कहीं पे, तो उस उनकी जगह पर लॉर्ड बन जाते थे वो, मतलब वहाँ का जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों की समस्या सुनना उनके, ठीक है, खेतों में काम करवाना स्लेव से। तो ये सब था। मेन जॉब उनका क्या था, सर्वेंट्स हायर करना। मतलब महिलाओं का जो किन की बात कर रहे हैं हम, फ्यूडल लॉर्ड्स की घर में जितनी भी महिलाएं थी उनका काम क्या था, सर्वेंट्स को हायर करना, ठीक है, कि आपको घर में काम करना, आपको खेत में काम करना, उनका रोल बताना उनको, ठीक है, उनको हायर करना उस हिसाब से। इसके अलावा एनिमल्स को मिल्क करना, ठीक है, और गार्डन को देखना, किचन को देखना, ठीक है, ये सब भी इनका काम होता था महिलाओं का। ये हम रिच फैमिलीज की बात कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी करना, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह, वीविंग, कुछ कपड़े वगैरह बुन लेना, वेपन्स इवन यूज्ड, कुछ उनमें से वेपन चलाना भी सीख लेते थे, ठीक है, ताकि वक्त पड़े पर सुरक्षा कर सके महल की। तो ये है रिच वीमेन सोसाइटी यूरोप के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी जो महिलाएं थी अपर क्लास की भी, पर ऑल्सो स्किल्ड एट हॉर्स राइडिंग भी कुछ सीख लेती थी, हंटिंग में भी कुछ विलीन रहती थी, वेपन हैंडलिंग में भी कुछ बेटर थे, ठीक है। मेंटेनिंग फिजिकल ब्यूटी वॉज टॉट टू देम इन चाइल्डहुड। बचपन से महिलाओं को क्या सिखाया जाता था रिच फैमिलीज की, कि आपको कैसे अपनी फिजिकल ब्यूटी मेंटेन रखनी है। लेकिन ये बात होगी रिच वीमेन की। अब बात करेंगे हम ऑर्डिनरी महिलाओं की, या फार्मर्स की, जो महिलाएं फार्मिंग में थी, उनकी लाइफ बहुत ही पेनफुल या एक्सप्लॉयटेटिव थी, ठीक है। उनको ओनर की ज़मीन पे काम करना होता था, अपने हस्बैंड के साथ एज ए स्लेव के तौर पे वो काम करते थे, ठीक है। और इसके अलावा सर्वेंट के तौर पे भी वो महल में काम करते थे, रानी के लिए या जो रिच वीमेन है उनके लिए, ठीक है। जो वाइफ थी फ्यूडल लॉर्ड की, वो भी उन महिलाओं को कंट्रोल करती थी, तो उनकी लाइफ हर जगह से कंट्रोल में थी, ठीक है, किसी ना किसी के। तो ओवरऑल जो है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव लाइफ थी, हम बात करें कॉमन महिलाओं की, ठीक है। अब अजय एंटरटेनमेंट के लिए यूरोप के लोग क्या करते थे, देखिए इस मेले लगते थे भाई, त्यौहार सेलिब्रेट करते थे एंथुजियाज्म से। इसमें जैसे एक त्यौहार है फेमस, ईस्टर का त्यौहार, याद रखिएगा। इसमें खाना वगैरह, भोजन, म्यूजिक, डांस, ये सब होता था, डिशेस प्रिपेयर की जाती थी ईस्टर पे, चर्च में इसके लिए फंक्शन होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो आर्चरी वगैरह का किया जाता था, तीरंदाजी के कंपटीशन किए जाते थे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं हेयर ऑन वन हैंड गुड्स वर ब्रोट एंड ऑन द अदर हैंड जगलर्स एंड मैजिशियन यूज टू शो देयर ट्रिक्स। भाई ये सब जगलर्स जो गेम खेलते हैं बॉल से, आपने देखा होगा, या उछाल के गेमिंग का रहता है, एंटरटेनमेंट का मेले वगैरह में आपने देखा है। अपर क्लास के लोग ज़्यादातर म्यूज़िक और सॉन्ग्स अपना सुनते रहते थे, मैरिज में भी म्यूज़िक और सॉन्ग्स का प्रचलन था। इसके अलावा एक स्पोर्ट था स्केटिंग का, वो भी पॉपुलर हुआ था विंटर में, ठीक है, विंटर में बर्फ़ पे। और फिशिंग भी इनका एक मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था, कि कई बार वही टाइम पास नहीं हो रहा तो ये फिशिंग के लिए निकल गया एज ए हॉबी के तौर पर। तो ये हम बात कर रहे हैं रिच लोगों के एंटरटेनमेंट की। सॉन्ग म्यूज़िक चलिए कॉमन लोगों में भी आ गया वो सब चीज़ें, तो ठीक है। अब देखिए वॉरफेयर भी एक सोसाइटी का पार्ट था। अगर यूरोपियन सोसाइटी की बात करें तो लड़ाई करना, युद्ध बिजाना भी एक पार्ट था, और वॉर वॉज एन इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था मेडाइवल यूरोप का। इसके अंदर वॉरियर क्लास को क्या बोला जाता था, नाइट्स। क्या बोला जाता था भाई, नाइट्स। ये वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे, वॉरियर्स थे, और इनका मेन काम होता था लड़ाई में जाना, ठीक है। हाफ ऑफ लाइफ इनकी लड़ाई में या जख्मी होकर ये सब निकल जाते थे, अपना पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी इनकी। इनका नाइट्स का टाइटल इनको मिलता था, और ट्रेनिंग भी नाइट्स के हिसाब से ही इनकी होती थी। और इसके अलावा फ्यूडल लॉर्ड्स भी जो है अपने पास इनको रखते थे, और अपने बच्चों को भी चाहते थे कि ये ट्रेन करें, कि हमारे बच्चों को भी तुम ट्रेन करो, ठीक है। द बॉय हु बिकेम नाइट गेट ट्रेनिंग, किस चीज़ में ट्रेनिंग मिलती थी इनको भाई, हॉर्स राइडिंग में, गैलेंट्री में, अचीवमेंट्स में, और आर्मामेंट, जो पूरा आर्म्स वगैरह कैरी करना है कैसे, ठीक है। और जब जाके इनको टाइटल मिलता था नाइट्स का, किसके द्वारा भाई, फ्यूडल लॉर्ड्स या राजा के द्वारा, ठीक है।
इसके अलावा देखिए जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसमें अप्रेंटिस इनको अवार्ड किया जाता था, टाइटल ऑफ नाइट इनको अवार्ड किया जाता था। ठीक है, कि ट्रेनिंग आपकी पूरी हुई, अब आपसे आपको ये टाइटल दिया जाता है नाइट का टाइटल। ठीक है, अब फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा कॉमन थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। दो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो आपस में लड़ते थे, दो स्टेट्स के, दो राज्यों के। ठीक है, जो बिगेस्ट रोल प्ले किया जाता था इस लड़ाई में वो नाइट्स के द्वारा ही प्ले किया जाता था, वही लड़ाई जितवाते थे। ठीक है, वो शील्ड करते भाई, स्पीयर है, कुल्हाड़ी वगैरह, नाइफ, क्लब, हर चीज़ वो अपने पास हथियार के तौर पे ट्रेंड रहते थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे वॉर में। ठीक है, इनके लिए अगर युद्ध में मरना था तो ब्रेवरी का एक साइन होता था कि अगर आप युद्ध में मर के आए हैं तो आप बहुत ही ब्रेव हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी इनके द्वारा ये चीज़। वॉर में समटाइम्स बैटल्स हो जाते थे दो नाइट्स के बीच में भी, या दो वॉरियर्स के बीच में भी सेपरेट बैटल करवा देते थे कि भाई एक नाइट आपका भेज दो, एक नाइट आपका भेज दो, फाइट जो जीत गया उसकी टीम जीत गई। ठीक है, ये सब भी उस टाइम पे प्रचलन में था यूरोप के अंदर। ओके, अब देख सकते हैं नाइट ये पिक्चर में। ठीक है, कंप्लीटली ड्रेस्ड अप। अब नाइट देखिए एक टाइटल है, नाइट नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। और मेडाइवल टाइम में टाइटल उसको मिलता था जो हॉर्स पे रहकर अपनी वॉरियर के तौर पे काम करता था। ठीक है, ये ब्रेवरी का एक सिंबल था और ये प्रोटेक्ट करता था लोगों को, एज ए प्रोटेक्टर माना जाता था। और शिष्य बन के ही ये टाइटल मिलता था, ऐसे नहीं कि आप अपनी ट्रेनिंग खुद की ले रहे हो अलग से और आपका नाइट का टाइटल दे देंगे, वो बहुत टफ था। ठीक है, नाइट बनने के लिए यंग मैन को डिसिप्लिन से रहना पड़ता था और एक नाइट की ऑब्जर्वेशन में ही उसकी ट्रेनिंग होती थी और उसके फाइटिंग स्किल्स वगैरह सिखाई जाती थी ताकि वो लोगों को अत्याचार से बचा सके या बाहर की लड़ाइयों से बचा सके। ऑनर ऑफ वीमेन एंड एल्डरली वाज द एम ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, हॉर्स मैन हु सक्सेसफुली, एक हॉर्स मैन जो सक्सेसफुली एजुकेशन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता उसको लास्ट में क्या बनता था, नाइट। ठीक है, अब सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एजुकेशन। क्या होता है भाई, एजुकेशन। यूरोप मेडाइवल टाइम्स में एजुकेशन में कहाँ तक पहुँच गया था, कितना उनका एजुकेशन में फैलाव था। क्रिश्चियनिटी डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन था उस टाइम की सोसाइटी का। कंप्लीट फेथ क्रिश्चियनिटी में रखते थे लोग उस टाइम पे। ठीक है, और उनको यही था कि उनको मुक्ति तभी मिलेगी जब इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, स्कॉलर जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या पढ़ते थे भाई, इसके लिए लैंग्वेजेस, कुछ लिटरेचर्स, जब किसी आइडिया से इंस्पायर होते थे और वो भी सिर्फ क्रिश्चियनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ही वो उस चीज़ को पढ़ते थे ताकि वो क्रिश्चियनिटी उनको और समझ में आए, बुक समझ में आए, बाइबल ये सब समझ में आए। ठीक है, जो फ्यूडेटरीज थे, जो अमीर लोग भी थे, जो राजा वगैरह थे, जमींदार थे, वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, उनको राइट अपना नाम तक भी नहीं लिखना आता था। ठीक है, क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट क्या था भाई, लड़ाई झगड़ा, तो वो ज़्यादा एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। उनका मेन तो यही था कि हम ब्रेव हैं, हम लड़ाई झगड़ा वॉरफेयर ये सब युद्ध में जाएंगे, टाइटल लेंगे, ये सब। ठीक है, और अपनी प्राइड के खिलाफ मानते थे कि यार लिखना वगैरह काम हमारा नहीं है। ठीक है, लिखने वगैरह काम से हमें कोई प्राइड नहीं मिलने वाली, हमें प्राइड मिलेगी वॉर से ही, लड़ाई से ही। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है चर्च में ही दी जाती थी, अगर थोड़ी बहुत एजुकेशन ली भी किसी ने तो चर्च ही स्कूल होते थे उस टाइम पे। ठीक है, स्कूल्स अगर होते भी तो चर्च से ही जुड़े होते या मोनेस्ट्री से। अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको चर्च में ही जाना होगा या मोनेस्ट्री में ही जाना होगा, वहीं पे आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे बेसिक, और उन्हीं को ही एजुकेशन दी जाती जो शपथ लेते थे कि मैं बड़ा होकर प्रीस्ट या मोंक ही बनूंगा। उन्हीं को एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो चर्च की भी सेवा करे और क्लर्जी की भी सेवा करे। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कुछ बच्चे शपथ ले लेते थे गाँव के कि हम चर्च की सेवा करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट थी भाई, लैटिन लैंग्वेज। ये एग्जाम में आ सकता है, कौन सी लैंग्वेज उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थी अगर एजुकेशन या ऑफिस के वर्क की माने तो लैटिन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी। ये लोग कौन बोलते थे इस लैंग्वेज को, मेनली अमीर लोग भाई, कॉमन लोग तो नहीं बोल पाते थे इतना, या एजुकेटेड लोग। ठीक है, इसके अलावा और भी डायलेक्ट्स थी, लोकल लैंग्वेज थी, जैसे इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते थे, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं थी, वो कॉमन लोगों के द्वारा ही आपस में बोली जाती थी। ठीक है, स्कूल का डिसिप्लिन डेफिनेटली स्ट्रिक्ट था, पनिशमेंट दी जाती थी, और ऑर्डिनरी पीपल जो है उनकी बहुत ही हालात ख़राब थे। ठीक है, बहुत ही अंधविश्वास में सोसाइटी कंप्लीटली बिलीव करती थी। गांव वालों का रिश्ता जो है जुड़ा होता था, जो कुछ हवन कीर्तन, जो राइट्स हैं, जो रिचुअल्स किए जाते हैं, और उसके अलावा रिलीजन, मतलब रिलीजन को फॉलो करते थे, इसके अलावा रिलीजन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करते थे। गांव का जो माहौल है वो ये सब था। ठीक है, चर्च में जाने के लिए दूर दूर तक भी सफ़र करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि संत की जो चीज़ें हैं उनको अगर हम टच करेंगे तो हमारी बीमारियां क्योर हो जाएंगी, तो लोग दूर दूर तक भी ट्रैवल करते थे चर्च को देखने के लिए, अंदर चर्च में पूजा करने के लिए। तंत्र मंत्र विचक्राफ्ट भी सोसाइटी में थे, रिचुअल्स वगैरह भी किए जाते थे। तो ये सोसाइटी का रिलीजियस और कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने
देख लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगर विश करते कि उनको बड़ी एजुकेशन लेनी है तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे पेरिस के अंदर ऑक्सफोर्ड और बोलोगोना हो गई, विंटरबर्ग, ये सब यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर सिचुएटेड थी अगर उनको चर्च के बाहर एजुकेशन प्रोवाइड प्राप्त करनी है तो, ठीक है। इनको किस चीज़ में एजुकेशन मिलती, या मेडिसिन में या कानून में, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर भी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी नहीं स्टूडेंट्स के लिए, उनको खुद अरेंज करनी होती चीज़ें, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी फैमिली का ना भी मिले, रुपए पैसे ना हो एक टाइम पे, ठीक है। अब एक दिन में मॉर्निंग में जो नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होता है किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी का, वो इनका स्टार्ट होता था नॉर्मल रूटीन, ठीक है। और कोल्ड वाटर में इनको बात करना होता था कैसा भी मौसम हो, ठीक है। कई बार तो पढ़ना पड़ता बिना कुछ खाए, क्योंकि रूटीन ही बड़ा ही स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन का रूटीन था, एक अलग ही टाइप का डिसिप्लिन, ठीक है। होल डे पढ़ने के बाद भी वापस डिनर टाइम पे वो आते थे पढ़ के, और टीचर ही चेयर पे बैठेगा, बाकी बच्चे नीचे बैठेंगे, ठीक है। और कंप्लीट रिलीजन की सारी चीज़ों को फॉलो करते थे, कोई भी इनके लिए लीनियंसी नहीं थी किसी प्रकार की। और दे हैड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सेलिब्रेशन, मुक्ति प्राप्त करना ही इनका आखिरी टारगेट होता था। बेशक ये कितनी ही पढ़ाई कर लें, वहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं मिल रही थी इनको, घूम फिर इनको वही काम करना होता था जो इनके घर वाले करते थे, ठीक है। मेनली क्या क्या पढ़ाया जाता था वहाँ पर भाई, स्टडी ऑफ गॉड एंड उनसे रिलेटेड चीज़ें, ये रिलीजन के बारे में ज़्यादातर पढ़ाया जाता था। आर्ग्यूमेंट वहाँ कर नहीं सकते आप गॉड और रिलीजन के फील्ड में, तो जो पढ़ा है वही आपको याद करना होगा, वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट या जो है डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी का इससे पता चलता है कि उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पावर इसलिए क्रिश्चियनिटी की भी इंक्रीज हुई, बेसिकली क्लर्जी की पावर, क्योंकि वो जो भी चीज़ पढ़ाते वो उस उनके काम से ही जुड़ा होता, कोई उसमें डिबेट नहीं कर सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली देयर वाज अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम, ठीक है। और इससे वो वेल्थ भी कमा पाते, चर्च वाले वेल्थ बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर पाते और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करते थे। ओवरऑल अगर देखें तो चर्च एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उनकी नॉलेज और एजुकेशन में, और एजुकेशन एक रिलीजियस सेंटर था, यानी एजुकेशन जो दी जाती थी वो रिलीजन के बेस पे ही दी जाती थी, कि रिलीजियस एजुकेशन ही दो इनको, रिलीजियस टेक्स्ट ही पढ़ाओ, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ाना है तो ये वाली लैंग्वेज पढ़ाओ, ये सब था, ठीक है। फार्मर्स की कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी नहीं, ठीक है। महिलाओं को भी ज़्यादा इक्वल स्टेटस दिया नहीं गया था, इसलिए ओवरऑल हम यूरोपियन सोसाइटी को क्या बोल देते हैं, डार्क एज। तो मेनली हमने देख लिया कि डार्क एज में क्या क्या था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ आप याद कर सकते हो कि बोलोगोना की यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इटली में। पेरिस की आपको पता है फ्रांस में कैपिटल है, ठीक है, ओलंपिक भी हुई थी रिसेंटली। ऑक्सफोर्ड की कहाँ पर है, इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज की का इंग्लैंड में। और विंटरबर्ग जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जर्मनी का। जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे जब विंटरबर्ग भी आएगा बार बार, ठीक है। तो मेनली हमने जो देखा इसके अंदर वो यही था कि डार्क एज कैसे बना। डार्क एज में हमने देखा कि 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन था वहाँ पर कॉमन पीपल का, महिलाओं की कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी नहीं, एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते थे, जो है वो ही पढ़ना है आपको। तो ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।